हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। माई सेल्फ हिमांशु मिश्रा एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया जो क्लास 12 स्टैंडर्ड में पढ़ना है। अब हमें इस चैप्टर के दूसरे पोर्शन की तरफ चलना है, जिसका नाम है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस एक अलग पोर्शन है इसी यूनिट का। इसके बाद कैपेसिटेंस पढ़ने के बाद हम इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। हालांकि मैंने काउंटर्स न्यूमेरिकल आपको तुरंत कराए, यानी कोई भी टॉपिक पढ़ाए तो उस पर अच्छे न्यूमेरिकल्स एक दो कराए, लेकिन फिर भी ओवरऑल चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपको और प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। लेकिन इसके लिए आपको भी मेहनत करने की जरूरत है, एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई द क्वेश्चंस गिवन इन द बुक, ठीक है। और इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन, तो प्लीज आप मुझे भेजिए। आई विल डू इट एज सुन एज पॉसिबल। जितना मेरे से जल्दी हो सकेगा मैं आपको करके क्या करूंगा, आंसर करूंगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम बात करते हैं नए टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैपेसिटी ऑफ अ मेटेलिक बॉडी। किसी मेटेलिक बॉडी की क्या कैपेसिटी है। इस वर्ड से क्या मतलब है? कैपेसिटी, एज यू नो अबाउट द कैपेसिटी की हम क्षमता समझते हैं, बट व्हाट एक्सपेक्ट्स ऑफ कैपेसिटी इज हियर, कि यहाँ पर कैपेसिटी क्यों बोल रहे हैं ऑफ मेटेलिक बॉडी। तो देखिए, हम वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ जो भी बात है वो चार्ज के अबाउट है, ठीक है। तो किसी मेटेलिक बॉडी की चार्ज रखने की जो कैपेसिटी है बेटे, वो ही हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज द कैपेसिटी ऑफ मेटेलिक बॉडी, यानी कितना स्टोर कर सकता है हमारा बॉडी, मेटेलिक बॉडी चार्जेस को अपने सरफेस पर। तो द एबिलिटी ऑफ, मतलब चलिए इसको लिख लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ मेटेलिक बॉडी to store charge on its surface. On its surface is called capacity of metallic body. ऑफ मेटेलिक बॉडी। इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से। चलिए, नोट कर लिया आपने बेटे। कैपेसिटी ऑफ मेटेलिक बॉडी को हम कैपेसिटी ऑफ मेटेलिक बॉडी कितना बोले, एक नया वर्ड इसमें यूज किया जाता है, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो हम कैपेसिटी ऑफ मेटेलिक बॉडी न कह के ये भी कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ मेटेलिक बॉडी, ठीक है। तो जैसे क्या है कि आप क्या करते हैं, दो पॉइंट्स के बीच का जो गैप है उसे डिस्टेंस का नाम देते हैं, है ना। इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में अगर आपका कोई सेपरेशन है तो उसे डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। वैसे ही मेटेलिक ऑफ बॉडी, कैपेसिटी ऑफ बॉडी को एक नया यहाँ पे नाम दिया जाता है, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो चलिए वर्ड को समझते, इसको नीचे लिखना पड़ेगा हमको थोड़ा सा। कैपेसिटी ऑफ मेटेलिक बॉडी is measured by a quantity which is called
कैपेसिटेंस, ठीक है। और इसको बेटे सी से डिनोट किया जाता है, तो हम लोग यहां ब्रैकेट में सी लिख देते हैं। यानी कैपेसिटी क्या है कि स्टोर करना, चार्ज की एबिलिटी, मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी ऑफ मेटेलिक बॉडी। और कैपेसिटी ऑफ मेटेलिक बॉडी को हम मेजर करते हैं यूनिट, इसका जो नाम है क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का, वो है कैपेसिटेंस। यानी अगर कोई पूछ रहा है कि इस बॉडी का कैपेसिटेंस कितना है, देन ही इज आस्किंग अबाउट द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, कितना चार्ज ये स्टोर कर रहा है अपने सरफेस पर। इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, लिख लिया होगा आपने। कोई चीज अगर छूट रही है तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करिए। कम वीडियो का टाइम कम रख के ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको देना है। चलिए, तो ये हमको समझ में आ गया कि कैपेसिटी ऑफ बॉडी और कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी क्या है। तो हेडिंग करते हैं नेक्स्ट, एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का क्या एक्सप्रेशन है? तो देखने में आता है बेटे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। पहले समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा बॉडी है, जिस पर चार्ज दे रहे हैं ना, और ये चार्ज रखता जाएगा, एक समय आएगा कि चार्ज लेने से मना कर जाएगा। वही इसकी क्या होगी, कैपेसिटेंस होगी। बट व्हाट वी ऑब्जर्व अबाउट द चार्ज, व्हेन वी प्लेस द चार्ज ऑन इट्स सरफेस एंड ऑब्जर्व इट्स पोटेंशियल, जब हम इस पर चार्ज भेजते हैं और इस चार्ज भेजने के कारण जब हम इसके पोटेंशियल को ऑब्जर्व करते हैं, तब हमें कुछ एक नया रिलेशन, नया एक क्या करता है, कह सकते हैं कि नया चीज देता है, नया फॉर्मूला प्रोड्यूस करता है। उसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड, by experimental method it is observed that potential is directly proportional to to चार्ज की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी बेटे क्या कह रहा है ये एक्सप्रेशन, कि अगर हम इस पर क्या कर रहे हैं, चार्ज देते जा रहे हैं, जैसे ही हम चार्ज इस पर देंगे, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन कैसे रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे हम बॉडी पर चार्ज क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, उसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। और इसी को बेटे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, भाई अगर मैं इस बॉडी का पोटेंशियल बढ़ता हुआ देख रहा हूं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वहां पे क्या हो रहा है, चार्ज भी बढ़ रहा है। यानी Q इज प्रोपोर्शनल टू B। चलिए, अब हम एज यूजुअल प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। और यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा लगाएंगे, कैपेसिटेंस वाला लगाएंगे, C लगाएंगे। यानी कि ये कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं C, ठीक है, वेयर C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। एंड ठीक है, एंड विच इज कॉल्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस भी बोलते हैं।
तो ये Q इज इक्वल टू सी वी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे काफी न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसलिए इसको अच्छे से नोट करे रहिए और दिमाग में बैठाए रहिए। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ मेटेलिक बॉडी। आइए चल बात करते हैं। अभी तक देखिए, अभी तक हमने ये जाना कि द एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द मैक्सिमम चार्ज ऑन इट्स सरफेस बाय मेटेलिक बॉडी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हमने समझा, बट एक्चुअल में कितना, कैसे, क्वालिटेटिव, मतलब एक तरीके से उसमें सिर्फ क्वालिटी डेफिनेशन था। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द क्वांटिटेटिव डेफिनेशंस। अच्छा, कितना रख सकता है, किस मोड में रख सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं कैपेसिटेंस का। हेडिंग करिए डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है बेटे, तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा Q इज इक्वल टू सी बी। यहां से हम क्या कर सकते हैं, C इज इक्वल टू क्यू बाई बी लिख सकते हैं कि नहीं। आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। Q इज इक्वल, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। Q आपका चार्ज है, V पोटेंशियल है ना। ठीक है, तो अब यहां से हम डेफिनेशन डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज के बारे में हमें पता है, चार्ज के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया, तो दो क्वांटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इनके साथ जब फैमिलियर हैं तो हम इनके हेल्प से हम सी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। अब Q इज इक्वल टू, आप क्या कर लीजिए, 1 सपोज कर लीजिए, सॉरी V इज इक्वल टू 1 सपोज कर लीजिए। V इज इक्वल टू जब 1 सपोज कर लेंगे कि मान लीजिए हमारे एक बॉडी पर चार्ज देने पर पोटेंशियल कितना डेवलप हो गया, 1 हो गया, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो गया। तो इससे हम क्या समझेंगे, इससे ये समझेंगे कि हम चार्ज जब दे रहे थे तो पोटेंशियल बढ़ रहा था। तो यहां ये कह रहा है कि अगर Q चार्ज देने पर, यानी कोई अमाउंट चार्ज का है, देने पर अगर पोटेंशियल क्या हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, या 1 वोल्ट से बढ़ जाए, या 1 वोल्ट से क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, रेज टू द पोटेंशियल, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, वो जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा बेटे, जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उसकी क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस हो जाएगी। फिर से समझिए, हमने ये जाना कि चार्ज देने पर बॉडी का पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर कोई चार्ज हम देते हैं QX5, मैंने इसकी वैल्यू 5 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, कुछ भी हो, हम Q लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें अलग अलग वैल्यू दी जाएगी। तो अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, तो Q अमाउंट चार्ज देने पर अगर पोटेंशियल राइज कर जा रहा है 1 वोल्ट से, तो हम कहेंगे कि ये जो Q होगा, जैसे मान लीजिए किसी के लिए 7 माइक्रोकूलम हो गया, तो 7 माइक्रोकूलम क्या हो जाएगी, पर वोल्ट उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी। ठीक है बेटे, चलिए, तो इसकी बात हो गई। अब हम डेफिनेशन इसका लिख देते हैं कि सो लिखेगा नीचे, इसको लिखिए, सो द अमाउंट ऑफ चार्ज required to raise the potential to 1 volt of metallic body बाई 1 करना चाहिए, बाई 1 आप सही है, कि द अमाउंट ऑफ द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट ऑफ मेटेलिक बॉडी इज डिफाइंड एज कैपेसिटेंस। इसको क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस डिफाइन करेंगे। ठीक है,
चलिए अच्छे से आपने इसको लिख लिया, आगे चलते हैं इसके। अब बात करेंगे यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो आपने ये देखा कि Q इज इक्वल टू क्या था, C इज इक्वल टू क्या था, Q अपॉन V था, है ना। तो Q का क्या यूनिट होता है, कूलम होता है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, और V क्या है, वोल्ट। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट। ठीक है, क्या यूनिट हो जाएगा बेटे, कूलम्स पर वोल्ट। लेकिन कूलम्स पर वोल्ट को एक और नाम दिया जाता है फैरड, है ना। जैसे कि आपने पढ़ा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन बोलते हैं, और इसी तरीके से आपने वर्क के बारे में पढ़ा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर, इसको आपने जूल का नाम दिया। तो वैसे ही फैरड साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना नाम क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो कूलम्स पर वोल्ट को क्या बोला जाता है, फैरड भी बोला जाता है, लेकिन लिखना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट ऑफ C मतलब कैपेसिटेंस इज कूलम्स पर वोल्ट, कूलम्स पर वोल्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज फैरड। इसको हम लोग फैरड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी 1 फैरड इज इक्वल टू कूलम्स पर वोल्ट, याद रखना। ठीक है, अब बेटे फैरड जो है ना, वो बहुत बड़ी यूनिट है। चार्ज की जो फैरड यूनिट है वो बहुत बड़ी है। हम लोग आगे से प्रूव भी करेंगे कि फैरड बहुत बड़ी यूनिट है। तो छोटी यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे हमारे क्या हो गए कि माइक्रो फैरड, मिली फैरड, पिको फैरड। ठीक है, अब आप सर पूछ रहे होंगे सर इसका, इस चीज का मैंने कभी नाम नहीं सुना, नहीं कभी देखा है। तो आपने कभी देखा होगा कि पंखा समय के साथ चलते चलते स्लो हो जाता है, तो इलेक्ट्रिशियन आता है आपके घर में, पिताजी लोग कहते हैं कि अरे इसका कंडेंसर खराब हो गया है। तो एक्चुअली बेटे वो कंडेंसर कैपेसिटर ही है, वो क्या है, कैपेसिटेंस ही है। जब हम इसको समझ लेंगे तो हम आपको वहां समझाएंगे कि वो कैसे वर्क करता है। लेकिन मैं आपको यहाँ इसलिए बता दिया ताकि आपको मन में आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो एक्चुअली हम लोग उसी डिवाइस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वो उसके पीछे का बेसिक पहले जानना जरूरी है। तो वही बेसिक पढ़ रहे हैं पहले, फिर हम कैपेसिटर पढ़ाएंगे। कैपेसिटर को मार्केट नाम कंडेंसर है, तो कंडेंसर समझाएंगे आपको। फिलहाल अभी हम लोग उसकी बैकग्राउंड को पढ़ रहे हैं कि वो चीज क्या है। तो ये बहुत बड़ी यूनिट है बेटे, फैरड जो है, जैसे कूलम वोल्ट बड़ा यूनिट है, वैसे फैरड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है। नोट करके लिखिए, फैरड इज वेरी बिग यूनिट, इज वेरी लार्ज यूनिट कह सकते हैं। लार्ज यूनिट, बिग कहना ठीक नहीं, लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की बहुत लार्ज यूनिट है। दैट इज वाई हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल यूनिट यूज करते हैं, कि जैसे मिली फैरड। तो मिली फैरड हमारा कितना है, 10⁻⁻⁶। ठीक है, फैरड। इसी तरीके से इससे छोटा यूनिट है माइक्रो, इससे छोटा यूनिट -3 होगा। माइक्रो फैरड, इससे छोटा यूनिट है 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है, इससे भी छोटे यूनिट है 1 नैनो फैरड, ये 10⁻⁻9 फैरड है। और इसके नीचे है 1 पिको फैरड, ये होता है 10⁻12 फैरड।
ठीक है बेटे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम कुछ और डेरिवेशन करेंगे, बात करेंगे कि कैपेसिटेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। लेकिन आज की जो बात थी ये रूपरेखा है, एक तरीके से बेसिक बातें हैं जो आगे काम देगा, इसलिए इसको अच्छे से देखिए और जो प्रॉब्लम आए वो मेरे से आप डायरेक्ट पूछिए और नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि हम जैसे ही स्कूल खुलेगा हम आपका नोट्स जरूर चेक करेंगे। ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।